दोस्तों आज हो गया 22 मार्च 2023। देश दुनिया की बड़ी खबर लेकर आए आपके लिए, तो फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर हर रोज देख सके। तो शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि पंजाब में आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए कठोर कदम उठाने से राज्य सरकार नहीं डरती। उन्होंने यह टिप्पणी पंजाब पुलिस की ओर से अलगाववादी अमृतपाल सिंह व उनके संगठन वारिस पंजाब डे के सदस्यों के खिलाफ अभियान शुरू किए जाने के बाद आई। केजरीवाल ने कहा कि जब हम पंजाब में सत्ता में आए थे तब लोगों ने कहा था कि वे केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालना कठिन होगा। हमें पुरानी सरकारों से विरासत में जो व्यवस्थाएं मिली है उससे प्रतीत होता है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, लेकिन हमारी सरकार ईमानदार है और हम ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हैं। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को संजीवनी घोटाले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि वे जेल जाने को भी तैयार हुए। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले को लेकर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस सोसाइटी में सब कुछ गजेंद्र सिंह शेखावत की चलती है, वही सब कुछ है। संजीवनी में इनके परिवार के लेन देन हुए। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ उन्होंने मानहानि का केस कर दिया। मैं तो तैयार हूँ भुगतने के लिए, क्योंकि लाखों लोगों का अगर पैसा मिलता है तो कोई मुझे क्या फर्क पड़ेगा। सजा भुगतने से लाखों लोगों का भला होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत के खिलाफ 4 मार्च को मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। शेखावत ने अपने दावे में कहा था कि मुख्यमंत्री मीडिया और सार्वजनिक मंचों का इस्तेमाल करते हुए उनका चरित्र हनन कर रहे। इस मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही नई दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में अपना बयान भी दर्ज करवाया है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं को एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी बीच भाजपा नेता बाबूराव चिंचानसूर ने सोमवार को कर्नाटक विधान परिषद सदस्य से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विधान परिषद से इस्तीफा देने के साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि वे अब कांग्रेस में शामिल होने को तैयार है। कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अटकलें तेज हो गई है। बता दें कि बाबूराव चिंचानसूर ने 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में से माना जाता है, जो अब कर्नाटक में कांग्रेस का हाथ थामने को तैयार है। चिंचानसूर कल्याण कर्नाटक क्षेत्र से कोली कबालिया समुदाय के एक प्रमुख नेता के रूप में देखा जाता है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, भगोड़े जाकिर नाइक के ऊपर भारत सरकार की ओर से लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। इसी क्रम में भारत ने ओमान सरकार से कहा है कि वे जाकिर नाइक को देश का दौरा न करने दे। उसके खिलाफ मलेशिया सरकार के पास प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित है। दरअसल ओमान में जाकिर नाइक के 2 कार्यक्रम 23 और 25 मार्च को आयोजित होने, इसको लेकर भारत ने ओमान सरकार से बात की है। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि फिलहाल जाकिर नाइक ओमान में नहीं। कुछ साल पहले की बात है, जब भारत में विवादित इस्लामिक उपदेश जाकिर नाइक पर कार्रवाई शुरू हुई तो उसने देश छोड़ दिया और विदेश में जाकर रहने लगा। हुए पहले ब्रिटेन गया, वहां पर उसके व्यवहार की वजह से सरकार ने उसके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। तब जाकिर ने मलेशिया का रुख किया। उसने बीते 3 सालों से मलेशिया को अपना ठिकाना बना रखा है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से बकाये का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर 29 और 30 मार्च को धरने पर बैठेगी। सीएम ममता ने कहा कि सिर्फ पश्चिम बंगाल ही है जिसे इस साल भी मनरेगा के 100 दिन के काम के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद भी केंद्र सरकार की ओर से अभी तक फंड नहीं आया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस संबंध में लगभग 6 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी से मिली थी। इस दौरान मैंने विभिन्न मदों के तहत 1.15 लाख करोड़ रुपए के भुगतान के लिए कहा था। इतना ही नहीं, जब गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए थे तब भी मैंने बैठक के दौरान यह मुद्दा उठाया था। हमारी ओर से केंद्र सरकार को कई पत्र लिखे थे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर राशि रोक रही है। उड़ीसा रवाना होने से पहले ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र की ओर से कई टीमों को भेजा जा रहा है। ईडी और सीबीआई के निर्देश सरकार के आदेश पर स्थानीय भाजपा नेताओं की तरह काम कर रहे। इस तरह से देश नहीं चल सकता। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इसके लिए विरोध में 29-30 मार्च को दिन तक प्रदर्शन करूंगी। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस के कुछ ऐसे कार्मिक जिन्हें ज्वाइनिंग के बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल कर दिया गया था, अब वे दोबारा पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में डीओपीटी के 3 मार्च 2023 के कार्यालय ज्ञापन का हवाला दिया गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त के दफ्तर से भी ऐसे ही आदेश दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस में अनेक ऐसे कार्मिक हैं जिनकी भर्ती प्रक्रिया 2003 में शुरू हुई थी, मगर ज्वाइनिंग 2004 या उसके बाद मिली थी। इस क्रम में करीब
3 दर्जन हुए एसआई भी शामिल है जो सीधी भर्ती के जरिए सेवा में आए थे। उनकी ज्वाइनिंग 2005 में हुई थी, जबकि भर्ती प्रक्रिया 2003 में शुरू हुई थी। नतीजतन इन सभी को एनपीएस में शामिल कर दिया गया। अब ऐसे सभी कर्मों को पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प दिया गया है। केंद्र सरकार के इन आदेशों में कहा गया है कि ऐसे अधिकारी या कार्मिक जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को अधिसूचित किए जाने की तारीख यानी 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापन या अधिसूचित किए गए पदों के तहत केंद्र सरकार की सेवा में शामिल हुए हैं। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति की विधान परिषद सदस्य कविता ने नई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पूछताछ के लिए जाने से पहले अपने पुराने फोन दिखाए। उन्होंने एजेंसी के इस दावे पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने अन्य कुछ पुराने फोन नष्ट कर दिए हैं। ईडी कार्यालय में प्रवेश से पहले कविता ने मीडिया कर्मियों को अपने पुराने फोन दिखाए हुए आज लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए ईडी अधिकारियों के सामने पेश हुई है। कविता ने ईडी के एक अधिकारी को अलग से पत्र लिखकर कहा कि वह अपने सभी फोन जमा करे जो अपने अतीत में इस्तेमाल किए होंगे और जो अधिकारी ने मांगे हैं। उन्होंने कहा कि उनके अधिकार को लेकर और इस दलील को लेकर किसी पूर्व ग्राहक के बिना ये फोन जमा किए गए हैं कि क्या किसी महिला के निजता के अधिकार का खंडन करते हुए उसके फोन का ताका झांकी की जा सकती है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, अतीक अहमद के ध्वस्त हो चुके दफ्तर पहुंची प्रयागराज पुलिस टीम ने यहां से 2 लोगों को अरेस्ट किया है। उनके पास से 10 पिस्टल और काफी कैश बरामद किया। चकिया इलाके में दफ्तर एक कमरे में पुलिस ने खुदाई के बाद हथियार और कैश बरामद किए। मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 लोग यहां छिपे हैं। इस ऑफिस के 2 साल पहले ही ढहा दिया गया था। पुलिस का दावा है कि उमेश पाल मर्डर में उसे बड़ी कामयाबी मिली है। फिलहाल पुलिस ने कुछ डिटेल नहीं दी है। 2 लोग इस टूटे हुए ऑफिस में छुपे हुए थे। यहाँ कैश मशीन से पैसों की गिनती की जा रही है। इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिला। इससे पहले प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी 5 लाख इनामी गुड्डू मुस्लिम के घर पर मंगलवार को पीडीए नोटिस चस्पा किया। यह वही गुड्डू मुस्लिम है जो उमेश पाल हत्याकांड के समय बम से हमला कर रहा था। सच हर कदम आपके साथ। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।